नेपाल में जल्दी शांति लौटे, लोकतंत्र स्थापित रहे, जनता की मांगें पूरी हों। 2 दिन आपने भी नेपाल में संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़े बड़े नामी होटल्स तक जनता के गुस्से की आग में जलते हुए देखा होगा। हमें भरोसा है कि आपने इन तस्वीरों को देखकर ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी हमारे देश में हो। लेकिन भारत में कुछ लोग मानो इसी इंतजार में बैठे हैं कि आंदोलन के बाद जैसी अराजकता नेपाल में दिखी वो भारत में हो, यानी जो अराजकता चिंता का कारण होना चाहिए उसका कुछ लोग भारत में होने का इंतजार करने लगे। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसी सोच से खबरदार करना जरूरी है। हमारे देश भारत में वो लोग कौन हैं जो चाहते हैं कि नेपाल जैसा विद्रोह हो जाए और यहां भी संसद जला दी जाए। नेपाल में जिस तरह से नेपाल की सरकार का मुख्यालय रात भर सुलगता रहा, ठीक इसी तरह की आग भारत में चाहने वाले लोग कौन हैं? नेपाल में जिस तरह से बड़े होटल तक आंदोलन के बाद अराजकता की आग में जलते रहे, तो भारत में वो लोग कौन हैं जो नेपाल का नाम लेकर चाहते हैं कि यहां भी लोग भड़क जाएं? कौन है वो लोग जो अपने सियासी स्वार्थ हित को पूरा करने के लिए नेपाल के मंत्रियों जैसा खतरनाक बर्ताव भारत में चाहने की दुआ करने लगे? इन सारे सवालों के साथ पहले आपको यह समझना है, क्या नेपाल आंदोलन से अराजकता की तरफ बढ़ गया? भ्रष्टाचार वाली सत्ता को हटाने के लिए युवा क्रांति करते नेपाल में आग में झोंकने वाली राह निकल पड़ी। जहां लोग पहले सरकारी खाद्य विभाग की इमारत से अनाज की बोरियां तक लूट कर ले जाते देखते हैं, और उससे भी पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में मॉल से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक से एसी, फ्रिज, कपड़े, दूसरे घरेलू सामान की लूटपाट होने लगी। अब नेपाल की सड़कों पर सेना तैनात है और जनता है। इसके अलावा सभी चीजें, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या सरकारी नगर निगम, सब कुछ बंद है, सब कुछ ठप है पूरी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ सेना है। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ के, जो पहले कल हिंसा में भी शामिल थे, वो भी अब अपने हाथों में जिम्मेदारी संभाल ली है कि इसको साफ करेंगे नेपाल को। उन्होंने जो अपने नेपोटिज्म को ही देखा, जनता की बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल अपने बच्चे के लिए ऐसा आराम की जिंदगी दे रहे हैं। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि युवा के लोगों में इतना गुस्सा था, तो कई युवा विगत 10 साल से विदेश जा रहे हैं। तो जो बचे हुए थे, जो जेनजी ग्रुप हैं, जो उन 13 से 28 साल के युवा जो थे, उन्होंने एउटा प्रोटेस्ट का आह्वान किया और 2 ही दिन के प्रोटेस्ट ने इस तख्ता को पूरी तरह हिला के रख दिया। और आज हालात ये है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री वो देश छोड़ के संभवतः भाग चुके हैं, नहीं तो किसी जगह छिपे हुए हैं। उस नेपाल में एक तरफ लुम्बिनी में मंगलवार की हिंसा के बाद बुधवार की सुबह बहुत से युवा अब फिर से अपने देश को वापस खड़ा करने में जुट गए। नेपाल तो वापस खड़ा हो रहा है, लेकिन जरा आप भारत के सोशल मीडिया में आई उन लोगों की पोस्ट पर गौर करिए जिनको अपने पड़ोसी देश में होते हिंसक आंदोलन पर चिंता नहीं, बल्कि ऐसी ही हिंसा अपने देश में होने की चाहत जागी है, जो अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के चक्कर में देश हित पर काली पट्टी बांध चुके हैं और चाहते हैं कि जिस तरह नेपाल में काठमांडू के भीतर हिल्टन होटल को जला दिया गया, कुछ इसी तरह भारत में हो जाए। इस इंस्टाग्राम पोस्ट के चंद कमेंट पर गौर करिएगा। लिखा है, इन इंडिया यूथ इज बिजी प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजन, सैड ट्रुथ। दूसरे ने लिखा, सेम एनर्जी नीडेड इन इंडिया, गो हाई गाइज। तीसरे ने कहा, व्हेन विल बी इंडियंस वेक अप। ऐसा कहने वाले चंद लोग ही नहीं, नेता भी हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत। लिखते हैं, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हमें भी चिंतित कर रही है। हैशटैग नेपाल, हैशटैग इंडिया, हैशटैग बेरोजगारी, हैशटैग भ्रष्टाचार, हैशटैग युवा क्रांति। जितनी सीट कांग्रेस उत्तराखंड में लोकसभा में जीत नहीं पाती, उससे ज्यादा हरीश रावत हैशटैग लगाए बैठे। अब नेपाल के इस वीडियो को आज दोबारा याद करिएगा। ये नेपाल के वित्त मंत्री
विष्णु प्रसाद पौडेल को घर से निकालकर पीटने का वीडियो, जो नेपाल में उप प्रधानमंत्री भी हैं। इन्हें जनता ने कूदकर लात मारा और तब भारत में सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अनुमा आचार्य, रिटायर्ड विंग कमांडर, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट को देखी। लिखती हैं कि ऐसा ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस की प्रवक्ता नेपाल जैसी हालत भारत में मना रही है। इनके लिए सत्ता की सियासत इतनी बड़ी हो चुकी है कि खुद भी महिला होकर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम लिए बिना नेपाल जैसा हाल चाहती है। और ऐसा केवल लिखा ही नहीं जा रहा, बोला भी जा रहा है, आशंका भी जताई जा रही है। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कभी क्या होगा। संजय राउत कहना यही चाहते हैं, जो नेपाल में हुआ वो भारत में हो सकता है। और कांग्रेस से जुड़े एक और नेता की इसीलिए पोस्ट देखिए, जो मना रहे हैं कि नेपाल जैसा भारत में हो जाए। लिखते हैं कि नेपाल में युवाओं ने विद्रोह किया, भारत में भी बेरोजगारी आग की तरह बढ़ती जा रही है। भारत के युवाओं के सब्र का इम्तिहान कब तक लिया जाएगा। अपनी राजनीति के लिए भारत में नेपाल जैसा सोचने वालों को भारत के लोकतंत्र की जड़ों का असल में अंदाजा नहीं। आइए अब इन्हें इसका पाठ खबरदार करके पढ़ाया जाए। नेपाल जैसी हिंसा भारत में चाहने की हल्की सोच रखने वाले ज्यादातर नेताओं की पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो उनका जुड़ाव कांग्रेस से पाएंगे। वो कांग्रेस जो कहती है कि वो महात्मा गांधी का अनुसरण करती है। वो लोग भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया था। इसीलिए पहले उन लोगों को चौरी चौरा कांड याद कराते हैं। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारतीय जनता अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में नेपाल की हिंसा को देखकर भारत में अपनी राजनीति के चक्कर में मुंगेरी लाल जैसा सपना देखने वाले भूल जाते हैं कि भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। नेपाल 17 साल के लोकतंत्र की उम्र वाला देश है। यहां ऐसा संविधान है तो किसी को निरंकुश नहीं होने देता, लेकिन जो चंद लोग नेपाल की हिंसा वाली आग में अपनी आंखें भारत को लेकर चमका रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन किसी मुद्दे पर अराजकता से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से होती है। इतिहास वाली क्लास से इसीलिए वो खबरदार हो जाएं। 1974-75 में याद करिए, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में चला जेपी आंदोलन, जिसके बाद 1977 का इतिहास याद करिए, इंदिरा गांधी की सरकार पलट जाती है। इसके बाद याद करिए 1988 से 1989 की राजनीति में जब राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगता है, देश भर में आंदोलन होता है, तब विपक्ष में केवल 110 सांसद थे और वीपी सिंह की अगुवाई में एक साथ पूरे विपक्ष ने राजीव गांधी के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। याद करिए, इसके बाद राजीव गांधी की सरकार चली जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ होता है। 2012 में देश की राजधानी दिल्ली ने निर्भया आंदोलन देखा है। पूरे देश में तब महिला सुरक्षा को लेकर चिंता के साथ लोग सड़क पर उतरे थे। और तब 2013 में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार चुनाव में बुरी तरह विफल होती है। 2011-12 के दौरान देश में अन्ना आंदोलन चलता है। तब तत्कालीन यूपीए सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आंदोलन चलता है। लंबा आंदोलन चला और फिर 2014 के चुनाव में मनमोहन सिंह की सरकार तीसरी बार सत्ता में जीतकर लौट नहीं पाती है। इसीलिए ऐसे लोगों को खबरदार करके बताना जरूरी है कि आंदोलन और विरोध का मार्ग लोकतांत्रिक होना जरूरी है। यही कारण है कि आजादी के बाद से हमारे यहाँ स्थिरता रही है, जबकि पड़ोसी देशों में उथल पुथल होती रही है।